स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में एक क्षेत्र के हजारों लोग सदियों से चुनाव में वोटिंग करते आ रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, लेकिन 500 से ज्यादा परिवारों के पास आज भी मालिकाना हक नहीं है। तो देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में 600 परिवारों को मालिकाना हक कब मिलेगा। उत्तराखंड में अपनी ही मिट्टी पर पराये क्यों हो रहे हैं 600 परिवार। और नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 60 साल बाद भी जमीन पर मालिकाना हक नहीं है। क्यों नहीं है, क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या कागजों तक ही सीमित रहेंगी सब चीजें, और मुख्यमंत्री तक जब बात पहुंच रही है तो आखिर सुनवाई और इन लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही है। बात करने के लिए हमारे सहयोगी सलीम अहमद साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम, जिस तरीके से आपने पूरी रिपोर्ट तैयार की, हम देख रहे हैं लोग जो हैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी वजह क्या निकलकर सामने आ रही है कि 60 साल बीत गए, मालिकाना हक नहीं मिला अभी तक? जी देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र मालदन चोड़ ग्राम पंचायत मोहननगर और गांधीनगर ग्राम पंचायत के सुनासु पुरानी बस्ती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग लगभग 65 वर्षों से निवास करते चले आ रहे हैं और 1975 के लगभग से ये लोग ग्राम पंचायत में शामिल है। इनको ग्राम पंचायत में मतदान करने का अधिकार है और वो सारी सुविधाएं जो एक विकसित गांव को मिलनी चाहिए, विकसित गांव में होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने यहाँ पे सिंचाई के लिए, खेती की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल दिए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंचायत घर और स्ट्रीट लाइटें, रोडें, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर कुछ यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं है मालिकाना हक। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरकारी दस्तावेज हैं, चाहे जो ये जमीन है, प्रशासन ने इसको कृषि योग्य बंजर भूमि में जो है दस्तावेजों में शामिल कर दिया है। जो सरकार द्वारा योजनाएं दी गई, जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, ना ही उनका जिक्र सोनी के अंदर किया गया और ना ही उसका जिक्र किसी खसरे के अंदर किया गया, जो जिसमें ये सारी सुविधाएं जो दी गई हैं सरकारों की ओर से, वो उसमें मार्क होनी चाहिए थी। सलीम, आप कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को वोट देने का भी अधिकार है, इनके यहाँ पर विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं। जब ये वोट देते हैं तो जिस जगह पर ये लोग रह रहे हैं, क्या वहां पक्के मकान बने हुए हैं, या प्रशासन ने किसी तरीके की कोई चेतावनी दी है कि आप यहां से खाली कर दीजिए, या कोई सरकारी जमीन पर ये लोग रह रहे हैं लंबे समय से? जी देखिए, जो भूमि है ये पूर्व की अगर दस्तावेजों की हम बात करें तो ये पूर्व की जो दस्तावेज कुछ लोगों के पास बचे हुए हैं, क्योंकि अमूमन जो है यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनको प्रशासन भी इस बात को मानता है और विकासखंड रामनगर के अंदर बीपीएल सूची में इनके नाम दर्ज हैं। और यहाँ पे लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत करके गाड़ी कमाई, थोड़ी जो कमाया उसको लगा करके ना छोटे छोटे अपने कच्चे और पक्के मकान लोगों ने यहाँ निर्माण कर लिया। सारी सुविधाएं सरकार ने दी हैं। अब जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चला हुआ है सरकारी भूमि के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी डर सता रहा है कि जहाँ पे हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे चल रही है रहते हुए, और अब हो सकता है कि हमें भी कहीं अतिक्रमण के नाम पे हटा नहीं दिया जाए। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं इस गांव के, वो लगातार ये मांग करते आए हैं शासन प्रशासन से कि हमें यहाँ पे मालिकाना हक मिलना चाहिए इस भूमि पे। ये भूमि जो है मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो जगह है जिससे उनके परिवारों का पालन पोषण होता है और इस भूमि में जो अन्न पैदा होता है उससे उनके परिवारों के लिए 2 वक्त का चूल्हा जलता है। जी सलीम, जब आप अधिकारियों से मिलते हैं या क्षेत्र के नेताओं से मिलते हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि 1-2 परिवारों का, 10 परिवारों का मसला नहीं है, समय भी बहुत हो चुका है और परिवार भी 600 से अधिक हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं तो उनका साफ ये कहना होता है कि ये जो भूमि है ये कृषि योग्य बंजर भूमि में दस्तावेजों में दर्ज हैं। आप लोगों के यहाँ पे कब्जे नहीं है तो ये भूमि आपके नाम पे नहीं आ सकती, क्योंकि सरकारी भूमि है इसलिए आपके नाम पे नहीं आएगी। लेकिन जब हमारा उनसे ये सवाल होता है कि जब ये भूमि पूर्व में वर्ग 4 में रही है और लगातार लोग यहाँ पर निवास करते आए हैं, तो फिर ये बंजर खाते में कैसे? मैं सलीम आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं, क्योंकि मसला सरकार से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उनसे सवाल भी पूछा जाएगा। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। रविंद्र जी, आप जाहिर सी बात है हमारी रिपोर्ट भी देख रहे होंगे। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर 600 परिवारों पर अब संकट ये है कि वो अपनी ही मिट्टी पर पराये हो गए हैं। सर, तो कुछ जानकारी आपको है इस पूरे मामले में? क्या आपके लोग कर रहे हैं, आप विधायक? तो देखिए, मैं आप ही की रिपोर्ट के माध्यम से ये पता लगा है कि बहुत सारे लोग जो है वो जिस जमीन पे बैठे हैं जी
वह जमीन जो है आधिकारिक रूप से या उसे कहे मालिकाना हक के रूप में उनके नाम नहीं बोलती है। जी। प्रथम दृष्टा यही माना जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सर उसमें मालिकाना क्या- हक उनके पास नहीं है, आप ये कह रहे हैं, या उसका जी, 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 नियम ये जैसा है आपको कि हो ही नहीं सकता ऐसा कि मालिकाना हक उनको मिल जाए? जैसा आपकी रिपोर्ट के आधार पर मैं देख पा रहा हूँ, जी जी सुन पा रहा हूँ, समझ जी पा रहा हूँ। जी 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 बाकी विस्तृत रूप से मुझे इसकी जानकारी विषय की नहीं है ज्यादा। जी। लेकिन एक चीज है कि अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि वह इतने लंबे समय से जब वह लोग बैठे थे वहां पे, हम्म। तो क्या उन्होंने इस जमीन को खरीदी थी किसी से, जी। या वह ऐसी आके बैठे थे, उनके पूर्वज आप जिस प्रकार से बता रहे हैं 2-3 पीढ़ी से बैठे थे, जी। तो उसके बाद उन्होंने कभी इस विषय को चेक नहीं किया कि ये जमीन किसकी है किसकी नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि ये जो है इस तरीके के मामले बहुत सारे पूरे प्रदेश भर में, क्या पूरे देश भर में है। अब रविंद्र जी जहां देखिए, इन लोगों सरकारी को यही जमीन डर हो को, रहा है वन कि जिस विभाग की तरीके जमीन से को, अतिक्रमण हटाओ और जो बाहर के लोग आकर इलीगल तरीके से बसे हैं उन लोगों को कहीं बाहर निकाला जा रहा है, तो यही डर तो इन लोगों को है रामनगर के, कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। डर प्रत्येक उस व्यक्ति को होना चाहिए। जब आप जिस भी देश में रह रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, कि आप अपनी स्वयं की जगह, अपनी चीज के हकदार हैं। आप जब किसी दूसरे की जगह पे आप अगर बैठे हैं तो वो आपको देर सवेर खाली करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि एक लंबे समय से इस देश के अंदर व्यवस्था ठीक है ऐसी रविंद्र बन जी, गई मैं जो जहां आऊंगा रविंद्र जी आपके पास। जरा पहले हमारे जो सहयोगी हैं सलीम अहमद, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद आशीष सैनी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, वो जुड़ गए। चलिए पहले आशीष जी से बात कर लेते हैं। आशीष जी देखिए, रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं नैनीताल की, रामनगर में माल धनचौड़ एक जगह है जहां पर ये कहा जा रहा है कि 60 साल से जो लोग बस रहे हैं, 600 परिवारों पर अब संकट आ गया क्योंकि उनका जो मालिकाना हक है उस पर संकट है। तो सर इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राज्य में है जी, वो हमेशा जितने लोग यहाँ पर रह रहे, एक बात जांच कर ले, वो बार बार जो ये नए नए शगुफे और नए नए इलाकों में जाकर इस तरह से लोगों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए इनको उत्तराखंड में जमीनें खाली करानी है, और सारी जमीनें बेनामी की नहीं है। लगता है इनको मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान जब बना तो किस तरह से लोग कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए, कैसे उनको कौन सी जमीन उनको अंग्रेजों ने दी, कौन सी राज्य सरकार ने पट्टों में दी, कौन सी जमीनें श्रेणी 1 से लेकर श्रेणी 20 तक की जमीनें हमारी जब सरकार थी तो हमने उनको फ्री होल्ड कराने का मौका दिया। हमने कहा कि आप फ्री होल्ड कराइए और उसमें जो भी समस्याएं उनका समाधान करने का काम किया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये जबरदस्ती लोगों से जमीनें खाने लगे। किसी के कागज में अगर नाम मात्र की भी कमी रह गई है, गवर्नमेंट की जमीन है या उनको किसी से मिली हुई है या किसी ने उनको बसाया है, तो ये उनकी खाली कराने पर तुले। आशीष जी देखिए, अभी मेरी बात बीजेपी के प्रवक्ता से हो रही अपने पहले भाषण में कि मुझे मैं सबको आवास दूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। जी, मुझे बताइए, आवास देना तो दूर की बात है, जिनके पास आवास है ये उन्हीं के छीनने में लगे हुए हैं। जो जमीनें किस उपयोग में आ रही है, सर अभी मेरा एक सवाल सुन लीजिए आशीष जी। आशीष जी जरा एक मिनट सुनिए। हाँ सर सुन लीजिए जरा एक मिनट। अब सवाल बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं उनको सुन लीजिए। रहने के लिए तो उसमें आवश्यकता नहीं है। आशीष जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर। देखिए अभी रविंद्र कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि पहले ये बताइए, जब आप 60 साल पहले वहां आकर बसे थे तो वो जमीन आपके पुरखों ने खरीदी थी या आप सरकारी जमीन पर आकर बस गए थे? अगर सरकारी जमीन पर बसे हैं तो फिर तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि देखिए कब्जा अवैध नहीं होने दिया जाएगा, और कोई मालिकाना हक है, कोई रजिस्ट्री है, कोई दाखिल खारिज है, वो दिखा दीजिए। देखिए जहां जमीनों के दाखिल खारिज दिखाए गए हैं ये वहां पर भी इसी तरह की नजर बनाकर बैठे हुए हैं। और यदि किसी व्यक्ति के पास जब 1986 से पहले जो आबादी दर्ज गांव में हुआ करती थी, आबादी दर्ज का मतलब था कि इस गांव में आबादी रहती है, कौन व्यक्ति के नाम है,
पहले वो कागज किसी के नाम नहीं हुआ करते थे। 1986 के बंदोबस्त के बाद ये प्रक्रिया तय हुई कि ग्राम सभा में यदि कोई जमीन की खरीद फरोख्त करेगा तो उसके बैनामे किए जाएंगे। उससे पहले बैनामे होते ही नहीं थे गांव सभा के अंदर, और ये ढूंढ रहे हैं कि नहीं उससे पहले कागज तो राज्य की सरकार के पास नहीं है, भारत सरकार के पास नहीं है, तो ये कहां से लेकर आएंगे। ये बता दे कि जो आबादी क्षेत्र में, यानी जहां पर आबादी को निर्धारित कर दिया गया है कि वो आबादी वहां पे रहेगी, तो उसमें तय करने का अधिकार मिला है कि ये उनके रजिस्ट्री चेक करें। 1986 से पहले तो रजिस्ट्री गांव सभा में होती नहीं थी कभी। तो आशीष जी ये बताइए, क्या सेलेक्टिव काम हो रहा है कि भाई अगर हमारा वोट बैंक है तो उसके लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपना सरकारी वकील भेज देंगे, और अगर हमारा वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस का वोट बैंक है, तो फिर बुलडोजर लेकर आ जाएंगे? नहीं, ये तो 100% है कि इनकी सेलेक्टिव अप्रोच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति का ये यहाँ पर आवास है। 1986 से पहले ग्राम सभा के आबादी क्षेत्र में जब हम सजरे में जाएंगे तो ये दर्ज होता था कि ये आबादी क्षेत्र है, लेकिन वो आबादी राम भरत की है या भरतूराम की है, किसके तय नहीं होता था जी। ये कहीं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, केवल आबादी दर्ज थी। अब 1986 के बाद जो बैनामे हुए हैं उसमें आबादी दर्ज में ये हुआ है कि उनके बैनामे होंगे। जब बैनामे होंगे तो कोई गांव का कोई नक्शा तो होता नहीं, गांव में तो जो रहता है वो आबादी क्षेत्र में रहता है। ठीक है आशीष जी, हम जवाब ले लेते हैं। जरा हमारे साथ रविंद्र कुमार बीजेपी के प्रवक्ता भी सर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, फिर आप उनकी बात का जवाब देना। रविंद्र जी से अभी हमने बात की थी तो उनका यही कहना है कि पहले मालिकाना हक क्या उनके पास रहा है, उनके बुजुर्गों का, उनके पुरखों का, और वो जमीन क्या उन्होंने खरीदी थी, ये एक बड़ा सवाल है। रविंद्र कुमार जी, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे हैं, आशीष सैनी जी बता रहे हैं कि 1986 से पहले तो गांव के अंदर मालिकाना हक को लेकर भी बहुत बड़ी बातें होती थी, और जो गांव में जमीनें खरीदी जाती थी उनके तो बैनामे दाखिल खारिज नहीं होते थे। तो सर आज क्यों ये कागज मांगे जा रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस कल्चर का नियम अब जो है इस देश में नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जो पहले प्रथा होती थी ना, रुमाल रख दिया सीट मेरी हो गई, तो अब ऐसा नहीं चलेगा जी। अब आपको सीट लेने के लिए उसके लिए पे करना पड़ेगा, तब आपको सीट की रिजर्वेशन मिलेगी जी। अन्यथा रुमाल रख दिया और सीट मेरी हो गई, ये कल्चर अब खत्म हो चुका है। अगर किसी के पास कोई जमीन है, मालिकाना हक है जी, तो उसको उसकी प्रूफिंग देनी पड़ेगी। और रविंद्र जी देखिए, वो यही कह रहे हैं कि इसमें भी आप सेलेक्टिव काम कर रहे हैं कि जहां पर जैसे हरिद्वार ऋषिकेश का एरिया है तो वहां आपके वोटर्स हैं, अभी हमने देखा था, तो वहां तो आपके विधायक चले जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने और हाईकोर्ट में आप सरकारी वकील देते हैं, लेकिन जब भनपुरपुरा की बात आती है सर तो फिर आप कहते हैं नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई, इसको तो खाली करो, और बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं आपके प्रशासन के लोग। तो इस सेलेक्टिव राजनीति करने का आरोप आप पर लगाते हैं कांग्रेस के लोग। नहीं, देखिए, सेलेक्टिव राजनीति बहुत लंबे समय से कांग्रेस ने की है। तभी रेलवे की इतनी बड़ी जमीन जिसका विस्तार होना था, जो कहते थे ना पहाड़ पे रेल नहीं चढ़ सकती, तो रेल चढ़ती कहां थी जब सेलेक्टिव होते हुए ऐसे लोगों को बसा दिया गया रेलवे की जमीन पे जहां विस्तार हो ही नहीं सकता। तो सेलेक्टिव किस तरीके से कांग्रेस होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वनपुरपुरा है। देखिए ना किस तरीके से। और एक और अभी देश ने एक और बड़ा सिलेक्टिव उदाहरण देखा, जो अभी दिल्ली में बम विस्फोट हुए थे, जो एक बहुत बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी थी जगह, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जाते जाते उस यूनिवर्सिटी को पावर देकर गए, इतनी बड़ी जमीन देकर गए। उस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था धंधा, तो ये होती है सिलेक्टिव राजनीति। रविंद्र कुमार जी, आप इस मामले की जानकारी लेंगे, आप इस मामले की जानकारी लेंगे रामनगर की, कि उत्तराखंड के रामनगर में भाई ऐसा क्यों हो रहा है, 600 परिवार जो हैं वो पराये क्यों हैं, यदि इनकी मदद करने की कोई बात आएगी आपकी सरकार इनकी मदद करेगी? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय नागरिक जो भी है, अगर उसके साथ कोई किसी प्रकार की कोई अनदेखी होती है या उसके साथ कोई ऐसे इस तरीके का कोई काम होता है, तो निश्चित रूप से हमारे सरकार भी और संगठन भी और विधायक भी सभी उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है सर, आप ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के अधिकार को, चाहे वो सरकारी भूमियों या अन्य किसी की जमीन पे अवैध कब्जा हो, उसका अधिकार इस सरकार में तो कम से कम नहीं मिल रहा। ठीक है सर, आप इसकी जानकारी जरूर कीजिएगा कि क्या ये लोग पहले से रह रहे हैं या इनके पास कागज हैं कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपने कहा कि भाई अब वो जमाना चला गया कि सीट पर अपना लाल रुमाल रख दिया और तो सीट मेरी हो गई। आशीष सैनी जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो सर,
देखिए क्या परिवर्तन आया है पिछले 10-20 वर्षों में। क्या वो लाल रुमाल रखने वाला टाइम चला गया सर, किस बस की सीट पर बैठे और बैग रख दिया तो इस सीट मेरी हो गई। अब तो भाई धामी जी की सरकार चल रही है, बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक यहाँ तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा, कागज भी दिखाने पड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके लोग झूठ बोलते हैं और बरगलाने का काम करते हैं। मैंने आपसे बड़ी फैक्टफुल बात कही कि 1986 से पहले ग्राम सभा में रहने वाले किसी व्यक्ति का कोई कागज रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं होता था जी। तो ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आवासीय क्षेत्रों का रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई व्यक्तिगत नाम या जो दाखिल खारिज होता है वो होता ही नहीं था जी। पहले लोग जहाँ रहते थे वहीं रहते थे। नहीं तो आप कौन सा रिकॉर्ड मांग रहे हैं महाराज? मेरे तो इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। अब ये लोगों को जमीन बांटने के चक्कर में ये जितनी जमीन लोगों को बांटना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को छीन कर देना चाहते हैं। उत्तराखंड आपको दिखाने पड़ेंगे, सन 50 के कागज दिखाने पड़ेंगे। ये नहीं वो न्याय तिवारी का गलत था। 1986 से पहले का मुझे एक रिकॉर्ड ला कर दीजिए। ठीक है, आप अपने मुख्यमंत्री के आवास का रिकॉर्ड ला कर दीजिए, मानूंगा। आशीष जी, रविंद्र जी, जरा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम अहमद, सलीम से हम एक सवाल जान लेते हैं। सर मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा आप उस चीज को समझ लेंगे अच्छे से। सलीम अहमद, जैसा कि अभी हमने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, तो क्या ये मान लिया जाए कि जब ये लोग यहाँ रहने आए थे तो इनके पास इस जमीन का मालिकाना हक नहीं था और इन्होंने ये जमीन खरीदी नहीं थी, तो तभी इनको अब हक नहीं मिल पा रहा है, या इस सरकारी जमीन पर आकर बस गए और अब कह रहे हैं कि 60 साल बाद अब हमें सारी सुविधा दो और हमारे नाम बैनावे करे सरकार? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला ऐसा नहीं है कि लोग वहीं से मुंह उठा करके आए और आकर के बैठ गए, और जहां से भी अगर लोग यहाँ पे बसे आकर के तो है तो इस देश के निवासी। पहले इससे बड़ा सवाल यही है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जमीनें वर्ग 4 में दर्ज रही, उसके बाद प्रशासन ने अपनी मनमानी के चलते इनको बंजर खाते में डाल दिया और आबादी उसके उस समय से उसमें बैठी हुई थी। अब भी कुछ लोगों के पास खतौनियां हैं, क्योंकि ये तो हर किसी को मालूम है कि जो पुराने टाइम में जो है कागजों को इतना संभाल के कोई नहीं रखता था, और बीच में समय समय पर जब आपदाएं आती थी तो लोगों के कच्चे मकान थे या छप्पर थे वो टूटते रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम में अगर प्रशासन से भी कोई पुराना अगर रिकॉर्ड रूम में जाकर आप पुराना कोई दस्तावेज मांगोगे, आप ये मान लीजिए कि क्षेत्र पूरे मालदान क्षेत्र के जो राष्ट्र में भी लोग बसे हुए हैं 1990 के बाद की वोटर लिस्ट तक अवेलेबल नहीं करा पा रहा रिकॉर्ड रूम उनको। तो जिस विभाग का जिम्मा था हमारे दस्तावेज संभाल कर रखने का या इन ग्रामीणों के दस्तावेज संभाल कर रखने का, वो डिपार्टमेंट इतना नाकाम कैसे हो गया कि 1990 के बाद की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा रिकॉर्ड रूम से निकाल कर? ठीक है रविंद्र कुमार जी, आप जवाब दे दीजिए इसका। सलीम अहमद जो हमारे सहयोगी हैं वो बता रहे हैं पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, इसका जरा जवाब दे दीजिए रविंद्र कुमार जी। संभाल के ये नहीं रखते तो सरकार के रिकॉर्ड में संभला हुआ होता है। आप कहीं से भी जाके किसी रिकॉर्ड रूम से आप अपने दस्तावेज निकाल लीजिए, आपको निकल जाएंगे। बाकायदा आपके नाम के साथ फसली के तहत आपके कागज निकलेंगे। और आप चाहे जमीन पे, अगर देखिए पुरानी व्यवस्था ये थी कि अगर आप किसी जमीन पे एक लंबे समय तक बैठ के कब्जे पे रिकॉर्ड नहीं तो होता पटवारी से कब्जा भी चढ़ा देता था, वो भी मिल जाते थे, लेकिन उसका आधार होता था कब्जे के आधार पे, किस आधार पे आप कब्जे पे आधार पे बैठे हैं। लेकिन आप ये कहना कि आप इसको कह के डिबेट को एक इमोशनली टच देंगे तो ये ऐसा नहीं चलेगा सर। देखिए, ना तो अदालत में जब आप लेके जाएंगे ना मसले को, अगर आप गए तो वहां पे भी आपसे रिकॉर्ड रूम से आपके रिकॉर्ड मंगवाए जाएंगे कि आप किस आधार पे, मान लीजिए 1901 में वो जमीन में बैठे थे तो 1901 में उस जमीन का नेचर क्या था, वो किस नेचर में थी, वन की थी, ग्राम सभा की थी, या किसी विभाग की थी, या किसी पर्सन की थी। उस जमीन का नेचर क्या था, वो बंजर थी, सिंचित थी या सिंचित थी, क्या थी। तो ये सारी चीजें, वो नदी थी, नाला थी, खाला थी, ये सारे रिकॉर्ड में आज भी पड़े होंगे जी, आज भी पड़े होंगे। चलिए ठीक है सर। रविंद्र कुमार जी, आशीष सैनी जी, सलीम अहमद जी, आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद, और विशेष तौर पर सलीम आपका, क्योंकि आपने रिपोर्ट तैयार की है, 600 परिवारों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकार इन परिवारों पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।